हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? मस्त बिंदास एकदम चौकस। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं आज हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एंड 12th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक से फार्मूले जो बड़े काम के हैं, है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज क्या होता है? चार्ज चार्ज को किससे सिंबलाइज करते हैं? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से, ठीक है। चार्ज के फॉर्मूले की अगर बात करें तो क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। और एक और फार्मूला होता है आई इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा एन है, एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ, हाँ, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज। एक ई क्या होता है बेटा? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और ये चार्ज है तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगता है। अब आई की बात करें तो आई हमारा क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। टी की बात करें तो टी हमारा क्या होता है? टाइम होता है, जितनी देर के लिए हमारा करंट फ्लो होता है। तो ये हमारा एक पहला फार्मूला था। अब यहीं से हम करंट का भी निकाल सकते हैं। करंट अगर आपको निकालना हो क्यू अपॉन टी से भी निकाल सकते हो, और क्यू, उसके अलावा आप किससे निकाल सकते हो? इससे भी निकाल सकते हो कि एन ई अपॉन टी से, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट इसका एम्पियर होता है और चार्ज का यूनिट हमारा कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा और क्या आता है बेसिक बेसिक से फार्मूले में? एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके क्लास में आता है ना, 10th क्लास में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। यहाँ पे हमारा फार्मूला आता है वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट हमारा क्या है? ये होता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और ये वर्क डन होता है, ये क्या होता है? वर्क डन होता है। कैसा वर्क डन होता है? कि इन्फिनिटी से जब क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं ना, क्या करते हैं? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से क्यू नॉट को, अरे सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? इन्फिनिटी से क्यू नॉट को कहाँ पे लेके जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब लाते हैं तो जो वर्क करना होता है वो वर्क और चार्ज के रेशियो ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसकी अगर यूनिट की बात करें, इसकी अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा क्या होता है? वोल्ट होता है। इसी तरीके का एक और फार्मूला होता है तीसरे नंबर पे। ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है कि नहीं? इसको सिंपली क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला होता है कि वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। इसमें फ़र्क होता है कि अगर कोई एक फील्ड है तो इसी के अंदर अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, तो इसी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में किसको? एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क करना होता है वो वर्क, और इस चार्ज के रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी भी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट हमारा क्या होता है? वोल्ट होता है। इसी तरीके का एक और फार्मूला होता है चौथा। कौन सा फार्मूला है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना। ये सारे फार्मूले एक जैसे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EMF। इसको कैपिटल ई या स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? टेस्ट चार्ज ना लेके यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन अपॉन चार्ज यूनिट यहाँ पर भी क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। यहाँ पे EMF में बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ हाइड होती हैं। जैसे क्या क्या हाइड होती हैं कि EMF में हम लोगों को फार्मूला लिखा कि वर्क डन अपॉन चार्ज, ये लिखा। अब यहाँ पे ये जो वर्क डन होता है, इस वर्क डन में दो तरीके के वर्क डन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा वर्क डन इंक्लूड होता है? एक वर्क डन एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट उसके लिए, और एक वर्क डन हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है कि वर्क डन एक्सटर्नल सर्किट वाला वर्क डन, ठीक है, यानी कि चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में सेंड करने में जो वर्क हो रहा है वो,
और चार्ज को इंटरनल रेजिस्टेंस में यानी कि इंटरनल सर्किट के अंदर जो हमारी बैटरी या सेल की इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे सेंड करने में जो हमारा लग रहा है वो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये ऐसे हो गया दिस अपॉन क्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये जो हमारा वर्क होता है ये हमारा सेल या बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज होता है जिसको कि आई आर लिखा जाता है। तो यहाँ से हमारा एक और रिलेशन बन जाता है कि ई बराबर वोल्टेज प्लस आई आर। लेकिन इसके लिए ध्यान हमें ये देना होता है कि अगर ये हमारा सेल है इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो करंट हमारे प्लस से माइनस की तरफ मूव करना चाहिए। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये हमारा प्लस है ये माइनस है, इंटरनल ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अगर करंट हमारा माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहा है तो हम कैसा इसमें यहाँ माइनस यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? माइनस यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये भी होता है। यहाँ से हमारा करंट का भी फार्मूला बनेगा कि इसके लिए अगर हम करंट निकालें तो याद रखना कि जो टर्मिनल वोल्टेज ये है इस V बराबर हमारा क्या होता है आई इंटू एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर लिख दिया जाए इसी फार्मूले को कि E बराबर आई इंटू कैपिटल आर आई इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ से हमको करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगा कि EMF अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वहीं अगर इसके लिए अगर हम बात करें करंट निकालना हो तो EMF बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर आई निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा कि ई अपॉन आर माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रेयर है। ये कैसे यूज होता है? रेयर। और ये मोस्ट यूजेबल फार्मूला है। ठीक है ना? और ये मोस्टली यूजेबल होने वाला फार्मूला है। ये रेयर यूज होता है और छोटे क्लास में आपके क्लास में तो बिल्कुल ये होगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें और फार्मूलों की तो आप लोगों में और क्या क्या आता है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना रेजिस्टेंस का। हाँ, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज का हमारा फार्मूला होता है डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितने हैं। पैरेलल में हमारा ये फार्मूला चलता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इसमें खास बात भी होती है। क्या खास बात होती है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि जब हम सीरीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? सीरीज की। तो सीरीज में इंड टू इंड कनेक्शन होता है। कैसे होता है? इंड टू इंड, कि सारे रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े होते हैं कि एक जहाँ इंड करेगा वहीं दूसरे जुड़ जाएगा और वहीं से तीसरा जुड़ जाएगा, R1 R2 और R3। एक और ख़ास बात क्या होती है? करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है। एक और जो वोल्टेज होता है, जैसे वोल्टेज R1 का जो होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब बराबर भी हो सकता है वोल्टेज ऑफ R2 के और बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस सारे आइडेंटिकल हैं तो सारे वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग रहेगा। तो इस बारे में इंफॉर्मेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और एक और चीज़ मैं बताने वाला था कि अगर मान लिया जाए कि ये सारे रेजिस्टेंस जैसे ये ऐसे ही बहुत सारे हैं, मान लो, ठीक है, ये आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, और टोटल कितने हैं? एन है। टोटल कितने हैं? एन है। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम ए मान ले और इस पॉइंट को हम बी मान ले तो अब देखो सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं? आर आर वैल्यू के हैं। और कितने रेजिस्टेंस है? एन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए जब हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे तो एन मल्टीप्लाइड बाई आर के बराबर हो जाएगा, एन मल्टीप्लाइड बाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ अगर अब हम पैरेलल में बात करें इसकी, पैरेलल में, तो पैरेलल में भी हमारे लिए कुछ खास बातें होती हैं। पैरेलल में खास बात क्या होती है कि ये इंड टू इंड कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना? कि जितने भी होते हैं सबके एक इंड एक तरफ और दूसरा इंड एक तरफ कनेक्ट होता है ना? यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में सारे के सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी लगे होंगे। तो इसमें हमारे क्या सीन होता है कि इसमें हमारा खास बात ये होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे कि ऑल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट, कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, कि जो हमारे दो पॉइंट्स के बीच में केवल कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ऐसे ही एक रेजिस्टेंस ये है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इनमें खास बात क्या होती है? इनमें खास बात ये होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जो करंट है ये डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ये मे बी डिफरेंट, मे बी, हाँ, मे बी डिफरेंट और मे बी सेम, और सेम, कि ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो डिफरेंट होगा, और रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो करंट सेम हो जाएगा। दूसरी खास बात इसमें क्या होती है कि जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है वो सभी के एंड का बराबर होता है। ये खास बात है, वोल्टेज क्या होगा? सभी का सेम होगा। कि जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, ये सभी कहाँ पे कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में। तो जो वोल्टेज ए और बी के बीच का होगा उतना ही वोल्टेज R1 का भी होगा, उतना ही वोल्टेज R2 का भी होगा, और उतना ही वोल्टेज R3 का भी होगा। ये खास बात होता है। और खास बात क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि n रेजिस्टेंस है, कितने? n रेजिस्टेंस है। अब वैल्यू कितनी है एक की? R। समझो कि n क्या है? ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। और R क्या है? वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। और ये सब किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में है? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट जो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाता है बेटा R/n। क्या आ जाता है? R/n, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस है ये सब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट के बारे में भी बात कर ले। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है। ओम को हम सिंपली किस सिंबल से लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। एक चीज इससे पहले भी होता है जिसको कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? हाँ, एक आप लोगों में और चीज होता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर, ये जितने भी फिजिकल कंडीशन है, अगर ये सब क्या रहे बेटा? कांस्टेंट रहे, तो जो कोई कोई वायर हो, अगर ये कोई वायर है, ठीक है, और इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। तो और मान लिया जाए कि इसके इन पर वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट की वजह से? V। तो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहते हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? ओम लेते हैं, है ना। ये नेचर, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हाँ, जो रेजिस्टेंस है अगर इसके डिपेंडेंसी की बात करें तो ये अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है। किन किन बातों पे डिपेंड करता है? चलो बात कर लेते हैं ये भी। ये जो रेजिस्टेंस है इस पे डिपेंड करता है, एक कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कंडक्टर की लेंथ जितनी होगी, अगर मान लो इसकी लेंथ हमारी L है तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, ये जो आप देख रहे हो ना पीछे, ये थिकनेस इसका, इस थिकनेस को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया, यानी ये जो सर्कुलर फेस है ये, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, यानी रेडियस उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर पे। चौथा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। तो इतनी चीज़ों पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। अब अगर इस वाली को और इस वाले वैल्यू को, दोनों को अगर हम अपन लोग क्या कर दें? कंबाइंड कर दें, आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है? आर बाई, सॉरी क्या लिख गया मेरे से गलत। तो अगर अब इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो आर बराबर क्या आ जाएगा? L/A आ जाएगा ना? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ भी है, तो जब हटाया जाता है तो यहाँ कांस्टेंट और आता है, ठीक है। और इस कांस्टेंट का क्या नाम होता है? रो। इस कांस्टेंट का क्या नाम होता है? हाँ, रो। हिंदी में ऐसे चलो लिख दिया, RH रो, ठीक है। ये इस कांस्टेंट का भी अपना एक नाम है। इस कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं अपन लोग?
इस कांस्टेंट को हम लोग जानते हैं, ये जो रो है, इस कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किस नाम से जानते हैं? हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और एक और नाम है इसका, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी से जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये देखो, ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ये लिख दूं मैं, डिपेंड, एक तो नेचर पे और दूसरा टेम्परेचर पे, ठीक है। केवल दो बातों पे रेजिस्टिविटी हमारा डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी का अगर फार्मूला निकाला जाए तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? आर ए अपॉन एल। और यूनिट की बात करें तो ओम मीटर यूनिट है ये क्या है? ओम मीटर यूनिट है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का हमारा ये फार्मूला है, रेजिस्टिविटी का ये हमारा फार्मूला है आपके क्लास के लिए, ठीक। और ये ओम मीटर इसकी यूनिट है। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। ये लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ, ये मटेरियल किसी भी तरीके का जैसे मान लो सिल्वर की ही बात कर लें, किसकी बात कर लें? सिल्वर का। एक वायर हमने इतना मोटा लिया, ठीक है, और इस लेंथ का लिया, और एक थोड़ा ज़्यादा ले लिया, ठीक। तो जितनी रेजिस्टिविटी, अगर इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो है तो इसकी भी रो ही रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगा। या ये कह लो कि इसकी रेजिस्टिविटी अगर 1 है, ठीक है, कि अगर इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमारी 1 है, रो की वैल्यू, तो इसके लिए भी हमारा रो की वैल्यू 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा सिल्वर का ही है। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि 1 होता है, ये समझाने के लिए मैंने बता रहा हूँ। 1 होता नहीं है, कुछ और वैल्यू होता है, अभी बता दूंगा क्या होता है। तो जो अभी बताया इतना समझ में आया? नहीं आया? तो ये सब है। उसके अलावा हीट के भी फार्मूले हैं, तो हीट वाला चलो नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। तो ये क्विक रिवीजन में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। कितने पढ़े? यहाँ से पढ़े, चार्ज क्या होता है, चार्ज वाला फार्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा। इन सभी का सेम सेम हमारा फार्मूला होता है, इन सभी का फार्मूला हमारा सेम होता है ना। इसका भी फार्मूला यही होता है, इसका भी फार्मूला यही होता है, इसका भी फार्मूला वैसा ही होता है, और सबके यूनिट भी सेम होते हैं। लेकिन मीनिंग की बात करें तो सब अलग अलग मीनिंग है, सबके अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रहें। फिर मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।